नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत मध्यकालीन विश्व को। इस मध्यकालीन विश्व को आसान करने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट तैयार कर दिया है, जिससे कि आपको पूरा एक क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ पे मिल पाए। लेकिन इसको शुरू करने से पहले जो भी मुझसे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वे अगर हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल्स एनालिसिस के साथ करना चाहते हैं, सिविल सर्विस को ध्यान में रख के, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हुए हैं। पीछे के 4 लेक्चर आप लोग देख के आइए, आसान होगा। नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। क्योंकि जो सिलेबस जो शुरू होता है 18वीं सदी अर्थात पुनर्जागरण प्रबोधन काल से शुरू होता है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो आप सिलेबस के साथ, या हो सकता है कि बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी शब्दावलियाँ, बहुत सारे वंश है, बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, बहुत सारा एक मैप के दृष्टिकोण से सीमा क्षेत्र है, उसको लेके हमेशा ही कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। तो अभी से चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके देखते चले, ताकि जितना आगे ज़रूरत पड़े उसका आप अप्लाइड वे में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज कर पाएँ। मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए, और बिल्कुल हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके आप निश्चिंत रहें। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे शुरू हो चुकी है, बाकी जो इंडियन हिस्ट्री है इसको कंप्लीट होते ही उसे भी शुरू कर दिया जाएगा, तब जाके आप दोनों को कोरिलेटिव स्टडी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे लेक्चर को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा का पूरा देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल फ्री में आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएं, और यकीन मानिए ये जो कंटेंट है बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। इस तरह का कंटेंट आपको बुक में भी इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। कई सारी बुकों का यहाँ पे समूह है, तो टू द पॉइंट रहें, यहाँ पे कॉन्सनट्रेट रहें, और समझने की जितना हो सके मैं जितना भी एक जो डायग्राम बनाता हूँ, मैप के दृष्टिकोण से बनाता हूँ, कि एक ही जगह पे सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक कंपैरेटिव स्टडी होता है, एक अप्लाइड वे में स्टडी होता है, उसको आप यहाँ पे समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मध्यकालीन विश्व को। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बांट दिया गया है, ताकि एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसमें देखेंगे यूरोपीय साम्राज्य। इस यूरोपीय साम्राज्य के अंतर्गत अब यहाँ पे जो प्राचीन विश्व में एक बहुत बड़ा जो रोमन साम्राज्य था, एक जियांट था, एक दैत्य के रूप में मौजूद था, अब उसका बंटवारा हो चुका है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य में। अब इसी में आप देखेंगे कैसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य बन जाता है, कैसे पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य बन जाता है, इसको आप जानेंगे। दूसरी बात करेंगे प्रशासनिक आर्थिक संरचना तथा सामंतवाद की। बेसिकली अब यहाँ पे एशिया को ध्यान में रखते हुए यूरोप को पूरी तरीके से वहाँ जो प्रशासनिक संरचना, आर्थिक संरचना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सामंतवाद है, जो काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक माना जाता है, इसको यूरोप के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आखिर वहाँ सामंतवाद का मीनिंग क्या था, और भारत में किस प्रकार से अब वो डिफरेंट था, या भारतीय सामंतवादी व्यवस्था यूरोप के सामंतवादी व्यवस्था से कैसे डिफरेंट था। उसके बाद यहाँ पे चर्च व्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि जिस कॉन्स्टेंटाइन शासक के द्वारा, लास्ट क्लास मैंने मेंशन भी किया था कि उस कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये वही रोमन साम्राज्य है, जिस रोमन साम्राज्य के द्वारा जो ईसा मसीह की यहाँ पे हत्या करवाई गई, उनको सूली पे चढ़ाया गया। आगे चल के उन्हीं का एक शासक कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर लेता है। तो बड़ा ही मज़ेदार कहानी था, पिछले क्लास मैंने शेयर किया था। लेकिन अब यही जो चर्च व्यवस्था है, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना, खासकर मध्यकालीन यूरोप के लिए, जो बिल्कुल ही एक बंद अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करते हुए नजर आएगा, बिल्कुल अवैज्ञानिकता का प्रमाण देता हुआ नजर आएगा। और यकीन मानिए इसी चर्च व्यवस्था को यहाँ पे ध्यान में रख के अगर देखा जाए, तो जब ये चर्च व्यवस्था यूरोप में मौजूद नहीं थी तो बहुदेववाद की परंपरा थी और इहलौकिक की परंपरा थी। लेकिन ये चर्च व्यवस्था आ गया तो एक ईश्वरवाद की यहाँ पे अवधारणा आ गई, एक ईश्वर की अवधारणा आ गई। अब यहाँ पे वहीं है मोक्ष, मोक्ष आ गया, इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ गया, और इसी में हर चीज़ को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस्लाम का उद्भव, क्योंकि 6ठी-7वीं शताब्दी में आते तक यहाँ पे किस प्रकार इस्लाम का उद्भव हुआ, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कोई भी धर्म का उद्भव कैसे होता है, इसको आप जानेंगे। पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में कैसे उन्होंने
एक बेहद ही शानदार एक यूनिफिकेशन का परिचय देते हुए कई सारे जनजातीय समूहों को मिला के धीरे धीरे उनका इस्लामीकरण करना शुरू किया। और लास्ट में यहाँ पे यूरोप में जो सामाजिक वर्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सामाजिक वर्ग की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जनरली यहाँ पे ठीक है इसको पूछा जाता है। और इसमें खासकर जो शब्दावलियाँ है, जैसे कि कौन यहाँ पे कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, ऐसे शब्दावलियों से अभी से आप परिचित होंगे तो आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पे लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मैप की काफ़ी हेल्प ली जाएगी। देखिए मैप से अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे आजीवन आप नहीं भूलेंगे। मैप में अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी अगर समस्या है तो इसके पैरेलल मैप की क्लासेज भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी हैं। बिल्कुल ही देखिए वैज्ञानिक तरीके से कवर करना है, तो चीज़ों को अप्लाइड वे में आप कवर करते चलेंगे तो उसको भी आप ठीक है देख सकते हैं, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अब आइए बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन विश्व की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्राचीन विश्व था बिल्कुल ही यहाँ पे देखें तो बहुदेववादी परंपरा से यहाँ पे युक्त था। खासकर जरतुश्त रिलीजन को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद से किस प्रकार से वहाँ पे यहूदी धर्म की स्थापना हो गई, एकेश्वरवाद की तरफ यहाँ पे मूव यहाँ पे करने लगा। लेकिन यहाँ पे लोगों में आज़ादी को लेके या फिर जो एक शासक के अंतर्गत जो निरंकुशता का भाव था उतना यहाँ पे मौजूद नहीं था। लोगों को पूरी तरीके से ठीक है यूनान में हो गया, रोम में था, गणतंत्र की अवधारणा यहाँ पूरी तरीके से मौजूद थी। लोगों को सोचने समझने की क्षमता जो मौजूद थी, और धार्मिक जो चीज़ था ये लौकिक में यहाँ पे सबसे अधिक बल देता था, ना कि पारलौकिक में। यही चीज़ देखिए यहाँ पे मध्यकालीन भारत तक आते आते इसमें परिवर्तन आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं उसी यूरोपीय साम्राज्य का, उसी रोमन साम्राज्य का, जो ईसा की ठीक है 4वीं-5वीं शताब्दी तक आते आते उसका विघटन हो गया और ये दो भागों में बट गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पवित्र रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य, यही जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इसको बोला गया बाइजेंटाइन साम्राज्य, ठीक है, बाइजेंटाइन एम्पायर। और ये जो पवित्र जो रोमन साम्राज्य था इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो पवित्र रोमन साम्राज्य था ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भाग था। कौन सा? पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भाग था, जो आगे चल के पवित्र रोमन साम्राज्य का यहाँ पे रूप ले लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पवित्र रोमन साम्राज्य की। तो देखिए अभी तक ये जो पवित्र जो रोमन साम्राज्य को देखने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पश्चिमी रोमन साम्राज्य की, क्योंकि इसको आप देख लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये रहा पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ये रहा पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसी को मैंने बोल दिया, यही होता है बाइजेंटाइन साम्राज्य और यही आगे चल के बनता है, ठीक है, पवित्र रोमन साम्राज्य। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो देखिए जब 4वीं-5वीं शताब्दी तक आते आते जब ये दोनों ही जो रोमन साम्राज्य के जो भाग हुआ करते थे, जब ये पूरी तरीके से अलग हो गए तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में भी टूटन की अवधारणा यहाँ पे शुरू हो गई। और इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण था, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सारे क्षेत्रों में जर्मनी के बहुत सारे लड़ाकू जनजातीय लोग यहाँ पे रहते थे। जर्मनी के इतिहास मैंने बताया था कि जर्मनी और देखिए जापान विश्व में ऐसे दो कंट्री हुए जिनका हिस्ट्री ही बेहद ही आक्रामक है। खासकर युद्ध के प्रति, लड़ाई के प्रति बेहद ही वे लोग समर्पित रहे हुए हैं। और यहाँ पे भी ये वही चीज़ें हैं, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जो जनजातीय समूह से ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपस में युद्ध करते हैं और युद्ध के माध्यम से, ठीक है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। धीरे 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 ये कबीलाई समूह से यहाँ पे युक्त होते गए। अब जो भी ये कबीलाई समूह से ये लोग युक्त होते गए तो अब शासक की अवधारणा यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जब टूट गए आपस में लोग फिर से दोबारा यहाँ पे जुड़ना ही नहीं चाहे। तो आसपास के जो भी किसान थे वे किसान इनको अपना मातहत मानते थे। किसान जो थे बिल्कुल ये जनजातीय प्रणाली के यहाँ पे अधीन हो गए। उनको, ठीक है, नजराना कर वगैरह दिया करते थे और बदले में वे जो एक कबीलाई समाज था उनको सुरक्षा का आश्वासन देता था। यही प्रक्रिया यहाँ पे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसमें से सबसे एक्टिव होता है फ्रैंक लोग। फ्रैंक एक जनजाति का नाम है। ये फ्रैंक लोग इतना एक्टिव होता है कि आगे चल के इधर देखेंगे तो स्पेन और इन सारे क्षेत्रों में ये लोग यहाँ पे आ जाएगा और आके यहीं पे कैरोलिन वंश की यहाँ पे स्थापना कर देगा। अब इस कैरोलिन वंश की स्थापना के साथ साथ क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का भी विघटन हो जाएगा। और यही जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन होगा
आगे चल के देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं पवित्र रोमन साम्राज्य। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैप यही है, पवित्र रोमन साम्राज्य। अब ये पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे बना, ठीक है, इसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ा सा ठीक है हम लोग देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे मामला। तो पश्चिम रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात जर्मन जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो गई, फैलते चली गई। उन्हीं में एक फ्रेंचो जनजाति गौल क्षेत्रों में स्थापित हो गई। वहीं पे गौल है, ठीक है, गौल क्षेत्रों में स्थापित हो गई। इसने यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कैरोलिन वंश की स्थापना की और इस वर्ष का जो वर्ष नहीं है, इस वंश है, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस वंश का महान शासक शार्लमान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखता था। अर्थात इन सारे क्षेत्रों पर जब नियंत्रण करने लगा, अब ध्यान रखिएगा, नियंत्रण करने लगा। और इधर पश्चिम में 6ठी-7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय होगा, तो आपको पता ही होना चाहिए, अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे भी इस्लाम के बारे में, कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा का पद आया, जो भी खलीफा, खासकर शुरुआत के जो 4 खलीफा होते हैं, वे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करते करते ये लोग वहाँ पूरी तरीके से देखेंगे इधर, तो इधर मेडिटेरियन सी के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है इधर बाइजेंटाइन एम्पायर, यहाँ तक आ जाएगा। समस्या क्या है कि अब पश्चिम में इस्लाम धर्म पूरी तरीके से यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, और इस्लाम धर्म कैप्चर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। और पूरब से देखिए, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, पूरब से पश्चिम की तरफ यहाँ पे आक्रमण शुरू हो गया। अब इटली में जो रोम का अभी भी है, ठीक है, मतलब जो पोप हुआ करता था क्रिश्चियनिटी धर्म का, सब देखेंगे आज, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी धर्म का जो पोप हुआ करता था वो यहीं पे रहता था, रोम में रहता था। उसको डर था कि भाई अगर ये मुस्लिम लोग आ गए तो पूरी तरीके से यूरोप का अभी जो ईसाईकरण हुआ है, मुस्लिमकरण हो जाएगा, इस्लामीकरण हो जाएगा। और इसी समय आप देखेंगे तो ये जो शार्लमन जो था यहाँ पे, कैरोलिन वंश का जो शासक था, एक बार ये क्या करता है, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों को हराता भी है। जैसे ही मुस्लिमों को हराएगा, सोचिए ये जो रोम का जो पोप है बड़ा खुश हो जाएगा कि क्या बात है भाई, हमारे दुश्मनों को हरा दिया, इस्लाम को फैलने से यूरोप में रोक दिया। और इसी से प्रभावित होके अब जो रोम होता है, मैंने रोम का जो पोप होता है, पोप समझ रहे हैं ना, मैंने ईसाई धर्म का एक जो धर्म गुरु है, सबसे टॉप लेवल का, सारे पादरी चर्च व्यवस्था लगभग उसी के नियंत्रण में ही होता है। वो पोप ने खुश होके जाके शार्लमान के, ठीक है, मस्तिष्क में, सर पे ताज रख दिया कि भाई अब तुम ही पवित्र रोमन साम्राज्य के क्या हो, शासक हो। इसीलिए यहाँ पे देखिए कि जो मैप बन गया है ये है पवित्र रोमन साम्राज्य, देखिए होली रोमन एम्पायर। तो देखिए उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा को देखते हुए रोम का पोप भी सहायता के लिए उसकी ओर देखने लगा। क्यों देखने लगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों का पूरब की तरफ से आक्रमण हो रहा था। अतः 800 ईसा पूर्व में अपने हाथ से राज मुकुट लेकर उसके सिर पर रख दिया कि भाई अब तुम ही हो, और घोषित किया कि आप ही पवित्र रोमन सम्राट हो। अतः अब वह साम्राज्य पवित्र रोमन सम्राट के नाम से यहाँ पे जाना जाने लगा। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य पवित्र रोमन सम्राट का यहाँ पे मैंने पवित्र रोमन साम्राज्य का रूप ले लिया, कैसे शार्लमान के द्वारा मुस्लिमों को कुछ युद्धों में हराया गया और उसको बेनिफिट भी मिला। अब दूसरा है यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, कई जगह बाइजेंटाइन होता है, बाइजेंटाइन इंग्लिश आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यही होता है। लगभग संपूर्ण मध्यकाल में बाइजेंटाइन साम्राज्य चलता रहा, एकदम रन कर रहा है, चल रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि पूरब के तरफ से क्या हो रहा है, आक्रमण भी वहाँ पे हो रहा है। जैसे जैसे जो खलीफा के बाद से आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों का भी बाद में शिया सुन्नी में यहाँ पे जो कन्वर्जन का मामला है, उसके बाद थोड़ा उनके भी, ठीक है, प्रभुत्व में या उनके भी साम्राज्य में कमी आती है, लेकिन फिर भी वे पूरा एग्रेसिव मोड में होते हैं और अपने क्षेत्र का साम्राज्य विस्तार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लगभग संपूर्ण मध्यकाल में बाइजेंटाइन साम्राज्य चलता रहा, लेकिन आगे उसको ऑटोमन तुर्कों के द्वारा, जो ऑटोमन तुर्क आगे देखेंगे, इनका धर्मांतरण, यहाँ पे मुस्लिम लोग जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमन तुर्कों का पूरी तरीके से मुस्लिमीकरण, यहाँ पे इस्लामीकरण हो जाता है। और यही जो ऑटोमन तुर्क जो होते हैं, बिल्कुल देखिएगा नज़दीक है, वहाँ से जो बाइजेंटाइन एम्पायर की जो यहाँ पे राजधानी थी, ठीक है, जो कस्तुनतिनिया के आसपास का जो इलाका है,
बिल्कुल वहाँ से एकदम नज़दीक है, जाके उनको हरा दिया गया। और 1453 ईस्वी में अब उस बाइजेंटाइन साम्राज्य का पूरी तरीके से, ठीक है, खात्मा हो गया। और यहाँ पे कुस्तुनतुनिया जो उसकी राजधानी हुआ करती थी, सब पतन हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमन साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, कौन सा साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य। कितने लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। देखिए, बाइजेंटाइन साम्राज्य की जगह पे ऑटोमन साम्राज्य बना, ठीक है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी ही यहाँ पे आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस बाइजेंटाइन साम्राज्य में देखेंगे यूनान का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, यूनानी परंपरा वहाँ पे बहुत ही हावी थी। लेकिन मुस्लिमीकरण हो जाने से अब वो परंपरा थी कि धीरे 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 ख़त्म होने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था, अभी भी वहाँ पे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग मौजूद थे। और यही कारण है कि ऑटोमन साम्राज्य भी देखेंगे एक समय, खासकर प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते देखेंगे कि पूरी तरीके से, ठीक है, तुर्की का यहाँ पे मरीज हो जाता है। किसका मरीज? तुर्की का मरीज हो जाता है। हर कोई इसको तोड़ना ही चाहता है। ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की घटनाएं हैं और इस ऑटोमन साम्राज्य का भी विघटन हो जाता है। यही इतिहास है। देखिए, एक साम्राज्य बन रहा है तो दूसरा साम्राज्य क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। और ऐसे में अगर आप बेसिक से कोरिलेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो जैसे ही वहाँ पे एक शब्द लिखेगा, आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। यही समस्या है। अब इन क्षेत्रों में हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक आर्थिक संरचना तथा सामंतवाद की, क्योंकि जो बाइजेंटाइन था, पवित्र जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, उसमें क्या संरचना थी? प्रशासनिक आर्थिक संरचना कुछ होगा, जरूर ही होगा। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में एक नवीन प्रकार के प्रशासनिक आर्थिक संरचना कायम हुई और इसे सामंतवाद के नाम से जाना गया। अब यही है जो सामंतवाद की जो शुरुआत हुई है। ऐसा माना गया कि जब रोमन साम्राज्य का विभाजन होते होते सामंतीकरण की प्रक्रिया यहाँ पूरी तरीके से हावी हो गई और ये बढ़ता गया और ये तब तक बढ़ता गया जब तक पुनर्जागरण का काल नहीं आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे उद्भव की पृष्ठभूमि कि भाई कैसे आया ये सामंतवादी व्यवस्था, क्या है ये सामंतवादी सिस्टम। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। बताया जाता है कि जर्मन आक्रमण के कारण, ये वही है जर्मन आक्रमण, ठीक है, जो तभी हो रहा था, विभिन्न जर्मन जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में बस गई। उन्हें दोबारा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया गया। जो भी ये लोग रोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में थे, रोमन साम्राज्य का विभाजन होते ही ये लोग पूरी तरीके से अलग अलग कबीलाई समाजों में बट गए। अलग अलग जनजातीय मुखिया शासन करने लगे। फिर अब राज्य क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि मिल के लोग साम्राज्य बनाएंगे, राज्य बनाएंगे तब तो होगा। क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो गया। एक समय था भारत में, जब आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो किस प्रकार से वहीं जो कबलाई समाज है धीरे धीरे धीरे, ठीक है, जनपद महाजनपद का रूप ले लेगा और वही महाजनपद धीरे धीरे साम्राज्य का रूप ले लेगा और उसमें एक मगध साम्राज्य सबसे, ठीक है, प्रतिष्ठित साम्राज्य के रूप में उभरा। तो यही प्रक्रिया है। अब सोचिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जनपद महाजनपद अगर नहीं होता तो बहुत सारे महाजनपदों को साम्राज्य मिला के कभी नहीं बनता। और यहाँ यही हुआ कि कबीलाई क्षेत्र तो सब यहाँ पे मौजूद था, लेकिन मिल के नहीं रहा। सब मिल के रहता तो इनका भी एक बहुत बड़ा, ठीक है, साम्राज्य यहाँ पे बन जाता। तो यही होने लगा। जो भी आसपास के जो किसान थे उनको राजस्व देने लगे, गिफ्ट नजराना खूब होता था पहले, और बदले में वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करने लगे कि देखो भाई हमको दो, अगर हमको नहीं दोगे तो भाई दूसरा कबीलाई समूह जाएगा, दूसरा जनजातीय समूह आएगा, तुमको मार गिराएगा। किसान डर जाते थे कि भाई हमें कोई ना कोई सुरक्षा देने के लिए तो चाहिए। तो किसी एक कबीलाई समूह को, कबीलाई समूह को ये लोग क्या करते थे? पकड़ लेते थे। पकड़ते थे इसका मतलब उनको क्या करना होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय सरदार स्थापित हुए। फिर इनके बीच संघर्ष और सामाजिक संबंधों के आधार पर एक पिरामिड नुमा ढांचा का क्या हो गया? स्तरीकरण हो गया। देखिए, साम्राज्य कोई नहीं बना, लेकिन कोई छोटा कबीलाई समाज, कोई बड़ा कबीलाई साम्राज्य। अब देखिए, छोटा कबीलाई समाज है अगर, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई उसका एरिया क्या होगा? छोटा होगा। अब उस एरिया में रहने वाले जो भी किसान है उसको, ठीक है, कर के रूप में, राजस्व के रूप में उसको जो भी पे कर रहे हैं उसके बदले वो सुरक्षा दे रहा है। तो कोई छोटा कबीलाई साम्राज्य, बड़ा, ठीक है, साम्राज्य नहीं समाज, कोई छोटा कबीलाई समाज, कोई बड़ा कबीलाई समाज, उससे भी बड़ा कबीलाई समाज। अब क्या दिखाई दे रहा है? एक लेयर दिखाई दे रहा है आपको, स्तरीकरण। सब है कबीलाई समाज, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है।
यकीन मानिए यही है सामंतवाद का जड़। यही देखिए कैसे ठीक है बड़ा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक पहलू, दूसरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, तो ये भी एक पिरामिड नुमा ढांचा पर आधारित था जो इस प्रकार है। सबसे ऊपर कौन होता था? राजा होता था। उसके बाद ड्यूक होता था, बैरन होता था, नाइट होता था। ये सारी ही बातें ठीक है जब आप एनसीईआरटी 11th 12th ठीक है खासकर 11th की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे हिस्ट्री की, तो इन बातों को दिखाया गया है, बताया भी गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे आप उसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ को समझना है इसका मतलब कि बेसिक से आपको 9th क्लास से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी इन चीज़ों को समझ पाएंगे, अदरवाइज फिर समस्या आती ही रहेगी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पिरामिड नुमा ढांचा पर आधारित था जो इस प्रकार है। तभी ये देखिए ये सिस्टम बन गया। अब राजा जो है पूरा एक बहुत बड़े भूखंड का क्या होता था? मालिक होता था। राजा के अंडर में काम करता था ड्यूक। ड्यूक जो समझ रहे हैं ना, ये ड्यूक, इसके पास सब सेना वना सब मौजूद यहाँ पे होता था। और राजा और ड्यूक का संबंध यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ही मतलब एक होता है ना, मैंने एक क्या बोलते हैं, एक राजा है दूसरा मंत्री है, तो कुछ इसी टाइप का होता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत व्यवस्था, कुछ उसमें इक़्तिदारी सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। मुगलकालीन व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको जात सवार सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे ड्यूक भी होता है। ड्यूक क्या करता है? तो यहाँ पे बैरन नाइट सब इसके अंडर कंट्रोल में होते हैं। और यहाँ पे नाइट अपने क्षेत्रों से समझ रहे हैं ना, जो भी जो एरिया इसको दिया गया है, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया है, जितने भी किसान होते हैं उन किसानों से कर वसूलता है। नाइट बैरन को देगा, बैरन यहाँ पे ड्यूक को देगा, और ड्यूक तब जाके किसको देगा? राजा को देगा। यही प्रक्रिया चलते रहती थी राजस्व के रूप में। अब इसमें क्या हो गया? ड्यूक जो होगा बहुत ही एक प्रभावशाली पद के रूप में यहाँ पे सामने आने लगा। प्रभावशाली क्योंकि यहाँ पे कर व्यवस्था इसके पास आता था। नाइट ने जितना वसूला कुछ भाग बैरन को दिया। बैरन ने थोड़ा सा ठीक है उसमें कुछ पैसा मार लिया बीच में। मीडिएटर लोग जो मध्य वर्ग समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बोलते हैं कि जो भी मध्य बीच में जो होता है मीडिएटर, वो वैसे ही करता है। अब ड्यूक तक आते आते ठीक है उस रेवेन्यू की जो राशि होती थी काफ़ी कम हो जाती थी, और उसमें ड्यूक भी कुछ ना पैसा क्या करता था, खा जाता था, अपने पास रख लेता था और राजा के पास जाता था। तो कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ पे तो राजा की शक्ति बहुत अधिक यहाँ पे बढ़ नहीं पाई, लेकिन जो ड्यूक है, ड्यूक सबसे इसमें इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो इसको समझिए, इस व्यवस्था में राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया, जबकि वास्तविक शक्ति यहाँ पे मध्यस्थों के हाथों में चली गई। क्योंकि जो मध्यस्थ लोग थे, चाहे नाइट है, चाहे वो बैरन है, चाहे ड्यूक है, ये लोग जनता से कनेक्टिविटी बनाए हुए थे, किसानों से कनेक्टिविटी बनाए हुए थे। मध्यस्थों में भी स्तर भेद था। यह संपूर्ण पद्धति निजी वफादारी और संरक्षण से बंधी हुई थी। अब देखिए एक ड्यूक है यहाँ पे, ड्यूक के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ पे बैरन हुआ करते थे, बैरन के अंडर में बहुत सारे नाइट हुआ करते थे, छोटा नाइट बड़ा नाइट। जिसे आप लोगों ने जात सवार, अगर थोड़ा सा भी मुगलकालीन व्यवस्था को आपको ठीक है अगर याद होगा तो जात और सवार जो पद होता था उनके वेतन से, उनके ओहदे से वो निर्धारित किया जाता था, तो उसमें एक क्रम लग जाता था। ठीक वैसे यहाँ पे भी वो चीज़ें मौजूद हैं। राजा के अधीन बड़े सामंत के रूप में ड्यूक स्थापित हो गया। राजा उन्हें संरक्षण देता, जबकि वे राजा को सैनिक सेवा प्रदान करता। कौन? ड्यूक। और फिर एक मुफ्त जो राशि उसे उपहार के रूप में ड्यूक क्या करता? प्रदान करता। सोचिए उपहार है यहाँ पे, उपहार में कभी भी एक जो मैंडेटरी जो शब्द होता है कि अनिवार्य, वो नहीं होता है। मन किया दिया भाई, मन किया तो नहीं दिया, यही होता है। ड्यूक के अधीन बैरन और बैरन के अधीन नाइट होता था, परंतु राजा सीधे तौर पर बैरन और नाइट से संपर्क नहीं करता था। राजा एकदम भोग विलासी, एक भौतिकवादी जो लाइफ है, समझ रहे हैं, एकदम मस्त रहना, खा पी के, हर तरह की व्यवस्था वहाँ पे मौजूद थी। तो उसको बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, ऐसे ही होता था वहाँ का राजा। राजा के पास अपनी निजी सेना नहीं होती थी तथा नौकरशाह नहीं होती, बल्कि उसे अपने ड्यूक से ही सहयोग प्राप्त होता। तो फिर काहे का राजा? नाम मात्र का, समझ रहे हैं ना, नाम मात्र का राजा, और सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? ड्यूक के हाथ में आ गई। अब यही जो ड्यूक है देखिए धीरे धीरे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामंतीकरण का यहाँ पे रूप दिखाई दे रहा है। दूसरा है आर्थिक पहलू। रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात देखिए व्यापार और नगरीकरण को धक्का लगना ही है, क्योंकि इतना बड़ा जो रोमन साम्राज्य जो पूरी तरीके से देखिए बिखर गया, टूट गया। अब टूटने के बाद इतना आसान कभी नहीं होता है।
समझ रहे हैं ना? जब भी क्षेत्र टूटता है, कोई जब एरिया जब टूटता है, खासकर उस समय, आज तो खैर ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हैं, तो किसी भी राज्य का विभाजन भी हो जाए, तो लोग आते-जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय जब विभाजन होने के बाद और हो ही रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक शासक दूसरे शासक के पूरी तरीके से खिलाफ है, और वैसे में आम लोगों को एक साम्राज्य से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना इतना आसान नहीं होता था। तो अब इस प्रक्रिया में देखिए, जो भी व्यापारी वर्ग है, ठीक है, उसको हमेशा ही नुकसान पहुँचेगा, किसानों को हमेशा नुकसान पहुँचेगा और शासक को भी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि शासक के पास जो मिलने वाला जो कर है, अब वो लिमिट हो गया है, कम हो गया है। तो रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात व्यापार और नगरीकरण को धक्का लगा। फिर जिसे हम सामंती अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, वह मूलतः कृषि पर आधारित होती है। प्रायः एक बंद चर्च नहीं है, अर्थ लिख लीजिएगा, एक बंद अर्थ व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि उसने मुद्रा एवं व्यापार की भूमिका अत्यंत क्या होती है, सीमित होती है। मुद्रा एवं व्यापार की भूमिका क्या होती है, सीमित होती है, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे सबसे अधिक थी। गोल्ड का जो कंसेप्ट था यहाँ पे, वस्तु की खरीद बिक्री के लिए, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास बताया था कि ये गोल्ड ही उस समय यूनिवर्सल एक जो होता है ना, मुद्रा के रूप में मौजूद थी। प्राचीन यूनान और रोम में दासों पर आधारित खेती थी, परंतु सामंतवाद के काल में दासों की जगह कृषक दासों ने ले लिया। अब कैसे लिया, अभी आप लोग यहाँ पे समझेंगे। पहले प्राचीन जो रोमन व्यवस्था में दासों से पीट के, कोड़े मार मार के, ठीक है, कृषि करवाया जाता था, लेकिन आगे अब हुआ कि नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, कृषक दास, माने किसान ही क्या बन गए, दास बन गए। अब कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए, कृषि के संचालन के लिए एक व्यवस्था कायम की गई, जिसे दास्ता या मैनर प्रणाली के नाम से जाना गया। अब यही मैनर प्रणाली जो होता था, देखिए यहाँ पे इसको दो भागों में ऐसे बांट दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो भाग है यहाँ पे, दो भाग में एक होता था मेंस, ठीक है, और एक होता था डिमेंस, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। एक होता था मेंस और दूसरा होता था यहाँ पे डिमेंस, ठीक है। अब देखिए, पूरा का पूरा जो ये भूखंड है, ये शासक के अंडर कंट्रोल में होता था, और शासक राजा होता था। राजा के अंडर में कौन होता था, तो ड्यूक होता था, फिर ड्यूक के अंतर्गत बैरन, फिर नाइट होता था। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले कोड़े मार मार की कृषि करवाया जाता था, दासों से कृषि करवाया जाता था। प्रोडक्शन उतनी बड़ी मात्रा में उस समय नहीं हो पाता था, इसीलिए अब समय के साथ इसमें परिवर्तन आया कि भाई क्यों ना करे कि जो भी दास हैं, उन दासों को किसान बना दिया जाए। अर्थात एक निश्चित एरिया पे, एक छोटे से भूमि के टुकड़े पे, यहाँ पे बहुत सारे दासों को क्या कर दिया गया, बसा दिया गया। और बहुत सारे दासों को बसाने के बाद अब इनको बोल दिया गया कि भाई तुम लोग रहो यहीं पे, श्रम करो, यहीं पे खाओ पियो ऐश करो। लेकिन देखिए, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, और यही हुआ। शासक अगर ऊपर यहाँ पे मौजूद है, अगर इनको बोल रहा है इन किसानों को कि भाई तुम लोग रहो फ्री, ठीक है, यहाँ पे कृषि करो, खाओ पियो मस्त रहो, तो क्या वो फ्री में देगा, आप खुद सोचिए। और बदले में इस डिमेंस भूमि में शासक बोलता था कि देखो ठीक है, अगर सप्ताह में हो सकता है कि तुम लोग 3 दिन अपने यहाँ काम करो, अपने खेतों में काम करो, और 3 दिन 4 दिन हमारे भी खेतों में क्या करो, आके काम करो। लेकिन यहाँ पे जो तुम लोग काम करोगे, यहाँ पे जो वेजेज है, जो तुम्हारा जो श्रम है, श्रम तुम्हें क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अर्थात अब इनके बीच एक बॉन्डिंग हो गया कि भाई अगर हम मेंस भूमि तुम्हें दे रहे हैं, तो उसमें तुम रहो खाओ पियो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें डिमेंस में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो भी काम करवाया जाए करना पड़ेगा, और उसके बदले हम तुम्हें कोई भी वेतन नहीं देंगे, कोई भी मजदूरी नहीं देंगे, और तुम्हारा जो श्रम है वो श्रम पूरा का पूरा फ्री में हमको देना पड़ेगा। इस श्रम का तुम जाके बाजारीकरण नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि भाई इस भूमि में रह रहे हो, कोई जाके अदर कोई काम करो, मार्केट में जाके किसी के यहाँ मजदूरी करो, नहीं, बिल्कुल अब तुम्हारा श्रम क्या है, पूरा हमारा है, फिर ये श्रम तुम्हें देना पड़ेगा। अब सोचिए, यही प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो गई, शुरू हो गई। और इस एरिया पे देखने वाले जो भी लोग हैं, अब यहाँ इसको क्या देख रहे हैं, ड्यूक देख रहे हैं। ड्यूक के साथ साथ वही है, ठीक है, बैरन है, नाइट है, सब उनको ये एरिया क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और बदले में लोग क्या करते थे, तो कभी कभी शासक को उपहार भी दिया करते थे। उपहार दे दिया, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
उपहार दिया करते थे, ठीक है, और श्रम मूल्य दिया करते थे। इसी प्रकार से लगभग लगभग यही व्यवस्था चल रही थी। लॉर्ड अथवा भूस्वामी की भूमि को दो भागों में विभाजित कर दी गई। भूमि संपदा का एक बड़ा भाग डिमेंस भूमि के रूप में रखा गया। उत्पादन उसका सीधा भूस्वामी के पास जाता, भूस्वामी के पास जाता, चाहे वो नाइट हो, ड्यूक हो, बैरन हो, ठीक है, जो भी हो। वहीं भूमि का एक बड़ा भाग मेंस भूमि के रूप में रखा जाता और उस भूमि में रैयतों को बसाया जाता। रैयत माने क्या होता है? किसान। क्या होता है? किसान। मेंस भूमि का उपयोग रैयत अपने जीवन यापन के लिए कर दे। यदि उसका छोटा भाग भूस्वामी को दे देते, उसका क्या छोटा सा भाग भूस्वामी को भी क्या करते? देते। बदले में उन्हें डिमेंस भूमि में मुक्त रूप में यहाँ पे श्रम प्रदान करना होता। इस तरह वे अपना बाजार में माने जो श्रम था वो जाके बेच नहीं सकते थे। मेनर प्रणाली के माध्यम से भूस्वामी ने उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया पर ही क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जहाँ प्राचीन, ठीक है, विश्व में एक लैंडफुंडिया का जो कंसेप्ट था, दास कृषि का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे किसानों को ही क्या किया गया? दास बना दिया गया। कुछ चीज़ों को आप, ठीक है, समझिए। अब यही जो सामंतीवादी जो व्यवस्था है, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा था। यही जो है सामंतवादी प्रक्रिया का जो, ठीक है, पैटर्न है। भारत के संदर्भ में देखिए तो ऐसा नहीं था। भारत में सामंत पर काम करने वाले कुछ विद्वान सामंतवाद की स्थिति को इस रूप में से अस्वीकार कर देते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। भारत में कृषि यहाँ पे दासता जैसी चीज़ यहाँ पे क्या थी? नहीं थी। और भारत में जो सामंतवादी की जो प्रक्रिया देखेंगे अलग तरीके से, मैंने कृषि दासता यहाँ पे सही, ठीक है, लगभग लगभग नहीं थी। जो भी कृषि जो दास हुआ करते थे, कृषकों में ना लगा के घरेलू कार्यों में लगाए जाते थे, ऐसे अधिकतर विद्वानों में, ठीक है, मैंने ऐसे अधिकतर विद्वानों को जो मत है भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। तो यही है। अब थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही रहती है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग देशों में लागू करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे आएगी। जैसे कि कम्युनिस्ट को भी ले लीजिए, कम्युनिज्म यूरोप के संदर्भ में देखिए, या फिर उसको यूएसए हो गया, चीन के संदर्भ में देखिए, या फिर उसको भारत के संदर्भ में देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अंतर देखने के लिए जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। नाम ही क्या है? सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। तो पिछले क्लास मैंने बताया था कि जो चर्च व्यवस्था, ठीक है, आया कैसे, तो कहानी तो आप लोगों को समझ में आ ही हो गया कि जो यहूदी धर्म में था, यहूदी धर्म में वहीं एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम आगे चल के क्या हुआ? ईसा मसीह हुआ, यीशु हुआ। और उस यीशु का दिन प्रतिदिन जब ओहदा कद बढ़ने लगा, सोशली लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे, लोग उनसे काफ़ी प्रभावित होने लगे। तो जो क्षेत्र था, यहूदियों का जो क्षेत्र था, एकदम जेरूसलम वाला जो एरिया है, बेलथम वाला एरिया है, वहाँ पे यूनानी, समझ रहे हैं ना, मैंने सॉरी क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी यहूदी धर्म को मानने वाले लोग मौजूद थे, अब्राहम के, ठीक है, जो नेतृत्व में किया गया था। रोमन साम्राज्य बहुदेववाद था, यहूदी साम्राज्य एकेश्वरवाद था। यहूदी साम्राज्य नहीं, मैंने यहूदी लोग यहाँ पे मानने वाले थे। आगे चल के रोमनों का इस सीरिया वाले क्षेत्र पे, इजराइल वाले क्षेत्रों पे, पैलेस्टीन वाले क्षेत्रों पे, जो वर्तमान में जो नाम है आपको, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा तो बिल्कुल आपको मेडिटेरियन सी के किनारे आपको पश्चिम एशिया में देखने के लिए मिल जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे खैर यहूदियों और रोमन साम्राज्य के प्रयासों के बाद यहाँ पे इसी को यहाँ पे हत्या कर दी गई, जिसमें, ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग कहानी है, पीछे जाके आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 4 में। यहीं से शुरू हो गया। क्योंकि अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ पे यहूदी धर्म है, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, यहाँ पे तीनों में एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग एक ईश्वरवाद को, एक ईश्वर को यहाँ पे मानने वाले हैं। तीनों में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे परिवर्तन, ठीक है, अंतर यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप पढ़ेंगे अभी क्या बोलते हैं, ईसाई धर्म का उदय, तो फिर उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ईसा मसीह ने ईश्वरवाद पर स्थापित एक आडंबर युक्त धार्मिक पंथ की परिकल्पना की थी। ईसा मसीह के पश्चात देखिए सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन जैसे आरंभिक संतों ने धर्म की सादगी पर बल दिया कि भाई धर्म कैसा होना चाहिए। इन संतों ने इस बात पर बल दिया कि आस्था मुक्ति का साधन है। अब हर जगह यही आएगा, आस्था किसका? मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
भाई आस्था करना पड़ेगा। मैंने आस्था में क्या है, विश्वास, बिलीव करो भाई। परंतु आगे पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास जैसे संतों ने इस अवधारणा में परिवर्तन ला दिया। अब यही है, परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन जो है सबसे खतरनाक होता है किसी भी धार्मिक चीज़ों में। क्योंकि परिवर्तन का जो ठीक है जो क्रम है, आगे चल के जो भी इंसान आएंगे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उस धर्म को तोड़ने मरोड़ने लग जाएंगे। और कोई भी देखिए, आज विश्व में जितना भी धर्म है आपको मूल रूप में दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसमें बहुत सारे धर्म के ठेकेदार सारे ही धर्मों में बीच में मौजूद हैं। इन संतों ने इस अवधारणा में परिवर्तन ला दिया और उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि आस्था की जगह अच्छी कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। परंतु अच्छी कर्म को अपने ढंग से परिपाधित किया कि भाई अच्छे ठीक है जो कर्म होगा ये कौन होगा, इन्होंने देखिए कैसे बनाया। अच्छे कर्म को अर्थ लगाया गया कि पुरोहितवाद एवं संस्कारवाद। पुरोहितवाद समझते हैं ना, पृष्ठ, ठीक है, वही पृष्ठ जो मौजूद है चर्च व्यवस्था में, पादरी ले लीजिए, पोप ले लीजिए, सब संस्कारवाद अर्थात पुरोहितवाद को ईश्वर के द्वारा यहाँ पे चयनित माना गया कि साक्षात ईश्वर ने क्या किया है, पुरोहितवाद को यहाँ पे चुना हुआ है कि भाई यही लोग मीडिएटर के रूप में मौजूद रहेंगे और प्रत्येक ईश्वर को उसके निर्देशों का पालन करने की अनुशंसा की गई। अब देखिए यहीं से क्या किया, बीच में अपने आप को इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, स्टेबलाइज कर लिया गया। यही समस्या है, बीच में अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया बिल्कुल उस यीशु की तरह। ठीक है, ये मैंने यीशु है, ईसा मसीह है, अब्राहम है, प्रॉफिट मोहम्मद है, ये ईश्वर के सबसे जो गॉड है उनके सबसे पवित्र नुमाइंदगियों में ये लोग माने जाते हैं। उनकी जगह भाई ये लोग धीरे धीरे स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार यह भी निर्देशित दिया गया कि पादरी के निर्देशक में प्रत्येक ईसाई को 7 संस्कारों का अनुपालन करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों ने ईसाई पंथ के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। इसी के साथ मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं थी कि अब कोई न कोई केंद्र यहाँ पे रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब रोमन साम्राज्य में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जब ईसाई धर्म को अपनाया गया तो अब यहीं से शुरू हो गया। इसका केंद्र रोम में था, इसकी शाखाएं संपूर्ण रूप में फैल गई। इसका मुखिया रोम का पोप होता था। आज भी वेटिकन सिटी आप लोगों को ध्यान होगा, पहले भी वही था, आज भी वही है। आगे आप देखेंगे चर्च के पास क्या होती थी, निजी संपत्ति होती थी। यह एक भूमिधारी वर्ग के रूप में उदय हुआ तथा यूरोपीय समानती व्यवस्था का क्या हो गया, हिस्सा बन गया। अभी तक जो समानतीकरण की जो प्रक्रिया थी, किसानों का खून चूसना, अब धीरे धीरे काम कौन करने लगा, तो धार्मिक आडंबर के माध्यम से वो चर्च व्यवस्था करने लगा। क्षेत्रीय चर्च लोगों पर टाइथ जैसे धार्मिक कर लगाया कि भाई अब हमको क्या करो, कर दो, और उस पर से जो रकम प्राप्त होती उस रकम से वह अपना निजी खर्च चलाता और जो अधिशेष रकम बचता था वह रोम को अर्थात रोम के शासक को हस्तांतरित कर देता। और ये सबसे बड़ा कारण बना। देखिए इतिहास में जो परिवर्तन का आधार है, अगर आर्थिक कारकों पे आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। अब यहीं से शुरू होने लगा कि अब देखेंगे यूरोप में जो धार्मिक जो व्यवस्था थी बिल्कुल ही राज्य पे हावी हो गई। माने राज्य पे हावी होगी कि भाई जो राज्य कुछ नहीं है, राज्य सारा धर्म के अंतर्गत यहाँ पे निर्देशित हो रहा है। लेकिन यही है, जब तुलना करेंगे भारत से, भारत में जो भी शासक है, ठीक है, धर्म को संरक्षण तो करता है लेकिन उसको अपने अंडर कभी हावी होने नहीं देता है। ये है भारत की ठीक है साम्राज्य और यूरोपीय साम्राज्य, दोनों में एक ठीक है माइनर जो अंतर है, आपको समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे बिल्कुल धर्म के अधीन क्या हो गया, राज्य हो गया। लेकिन भारतीय व्यवस्था में देखेंगे तो जितने भी शासक हुए लगभग उनके द्वारा संरक्षण तो दिया जाता है लेकिन अपने आप में कभी वो हावी होने नहीं देता है। इस प्रकार क्षेत्रीय चर्च राजनीतिक शक्ति के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा रहता है और वह अपने को राज्य के अधीन नहीं मानता बल्कि वह केवल रोम के अधीन मानता है। जैसे आज वर्तमान में अगर मान के चलिए जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। एक सेशन कोर्ट कभी नहीं बोलेगा कि हमारे राज्य के अधीन है, सेशन कोर्ट बोलेगा देखो हम सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट बोलेगा हम सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ चर्च व्यवस्था मतलब गया, चर्च व्यवस्था ने अपनी मोनोपोली कायम रखी कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ
रोम में मौजूद जो पोप है उसके अंडर में काम करते हैं, ना कि तुम्हारे अंडर में काम करते हैं। तो सोचिए क्या वे लोग शासक को या फिर जो भी राजनीतिक पद होते थे उन पदों को वे लोग पूरी तरीके से मतलब इग्नोर करते थे, मानते नहीं थे। मैंने हल मैंने बिल्कुल मैंने नहीं होता है कि एकदम राज्य पे एकदम चढ़ के रहना उसके पीठ पे। कुछ यही मामला था यूरोप में। सबसे बढ़कर चर्च ने शिक्षा और ज्ञान पर एक एकाधिकार कायम कर लिया। इन सबका बल मुक्ति और मोक्ष पर था। मैंने हर जगह यहाँ पर ऐसा एक ताना बुना मैंने जो किया इस चर्च व्यवस्था ने इस शिक्षा पे कंट्रोल कर लिया। सोचिए शिक्षा एक वैज्ञानिक चीज होता है, जानो तब मानो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले मान लो उसके बाद फिर क्या करो जान लो। किसी भी प्रश्न का अगर कोई जवाब नहीं मिले तो भाई जोड़ दो किससे? धर्म से जोड़ दो। देखो देखो धर्म है भाई, कुछ भी हो रहा है दिन रात हो रहा है, देखो धर्म से जोड़ दो कि भाई ईश्वर चाह रहा है। हर चीज को उस ईश्वर के नाम पे करना, लोगों को डरा के रखना, धमका के रखना, ये चर्च व्यवस्था की सबसे बड़ी क्या हो गई खूबी बन गई। इसीलिए जो चर्च था देखिए उसमें एक शोषण का बहुत बड़ा उपकरण बन चुका था यूरोप में। अब यही चीजें अभी आप समझिए तब जाकर धीरे 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 ठीक है आप आधुनिक विश्व से चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। और देखिए एक और है रूढ़िवादी तर्कशास्त्र और स्कॉलस्टिक्स जिसको फिलॉसफी बोला जाता है। रूढ़िवादी उस काल में दर्शन के क्षेत्र में इसका अधिक प्रभाव था। इसके अनुसार मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन था। अब याद करिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री को याद करिए। उस समय जितने भी लोग हुए जैसे कि हेरोडोटस ले लीजिए, इसके साथ साथ सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, जितने भी लोग हुए देखिए बिल्कुल उनकी जो विचार थी वैज्ञानिक विचारधारा थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मोक्ष माने एक ऐसा हथियार ला दिया गया जिसका एक बिल्कुल ही माने अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज भी मोक्ष क्या है? अगर अभी आपको बोला जाए कि भाई चलो मोक्ष प्राप्त करा देते हैं, मार देते हैं तुमको, कभी आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो मोक्ष का जो साधन है देखिए इतना ये आसान नहीं है। और आज के समय में सब कोई ठीक है मतलब होता है ना सुख के लिए आया कि मौत मस्ती भौतिकवादी चीज़ों क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। वैसे में मोक्ष की प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती है। लेकिन ये वही समय है, ठीक है, मैंने उस समय का जो काल में जब ऐसा चीज़ ला दिया गया मोक्ष को लेके कि मतलब बहुत ही बलंडर कर दिया है। इसके अनुसार मनन और चिंतन ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। इसी चर्च के द्वारा रूढ़िवादी तर्क को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इसी आधार पर चर्च व्यवस्था ने विचार फैलाया था जिसे बंद विश्व वाले विचार का नाम दिया गया। बंद विश्व वाले मैंने बिल्कुल ही लोगों की जो होता है ना सोचने समझने की शक्ति को क्या करो छीण कर दो। तो इसमें देखेंगे उस समय ठीक है, चाहे आप कोपरनिकस की बात कर लें, चाहे गैलीलियो की बात कर लें, जब इसने बोला चर्च व्यवस्था ने या फिर ठीक है जो बातें किया गया धर्म के यहाँ पे राह में, चर्च व्यवस्था ने इसका समर्थन कर दिया। जैसे कुछ एग्जैक्ट मैं नाम नहीं रिकॉल पा रहा हूँ, ठीक है, क्या तो नाम था उनका टॉलमी या फिर क्या नाम है उनका, टॉलमी, ठीक है, कुछ इस टाइप का नाम है। उनके द्वारा जब बोला गया कि इनके अनुसार ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। और जितना भी अन्य ग्रह है क्या कर रहा है, ग्रह नक्षत्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पूरा अगर यूनिवर्स है तो उसके केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, ठीक है, टॉलमी के द्वारा ही दिया गया। और इसको चर्च व्यवस्था ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। आगे चल के जब कोपरनिकस आएगा तो इस चर्च व्यवस्था के मैंने वो एकदम समझ चुका था कि नहीं भाई ठीक है, ये पृथ्वी एक छोटा सा मतलब ग्रह है जो पूरी तरीके से सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। इस आर्गुमेंट को दिया तो चर्च ने उस बात को दबा दिया। भाई देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है, मैंने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हो। कोपरनिकस डर गया, उसकी बातें सामने ही नहीं आई। आगे चल के गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उससे भी पता लग गया, गैलीलियो को भी हड़का दिया गया कि नहीं भाई देखो ठीक है। गैलीलियो ने भी उस चीज़ को छापने की हिम्मत नहीं की। वो तो आगे चल के ठीक है उनका नाम आया, लेकिन उस चर्च व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना मजाक नहीं था। अर्थात चर्च ने जो बोल दिया वही क्या है, अंतिम सत्य है। इससे क्या आप सोच सकते हैं, इससे तो किसी भी प्रकार का साइंस का कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। और यही हुआ मध्यकाल में। और यही समय देखिए भारत में भी अगर देखा जाए तो भारत और चीन भी कोई दूध का धुला नहीं था। भारत में अगर हम लोग बात करें तो एंशिएंट एरा से अगर हम लोग बात करें तो देखिए वैदिक धर्म का कितना इफेक्ट रहा है, ब्राह्मण धर्म का कितना इफेक्ट रहा है। उस समय ऐसा नहीं था कि लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे।
इस तरह का जब प्रश्न आता है कि भारत इतना संपन्न था कि प्राचीन काल में लोग बाहर निकले ही नहीं, तो इसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि भारत में भी जो धार्मिक व्यवस्था थी, खासकर वो ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, उसमें कुछ रूढ़िवादी जो ब्राह्मण हैं, अब मैं जो रूढ़िवादी ब्राह्मण का जिक्र कर रहा हूँ। वर्तमान में क्या होता है ना, हिस्ट्री पढ़ते समय जो भी स्टूडेंट होते हैं, पहले ही किसी पूर्वपूर्ण धारणा से वे क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं। मैं यहाँ पे जैसे बोलूँगा यहाँ पे ब्राह्मण, तो फिर वो अपने आप को ठीक है उस जगह स्टेबलाइज करने लग जाएंगे। तो थोड़ा आपको फ्री ठीक है एकदम उस समय के परिप्रेक्ष्य में मतलब रह के सोच में यहाँ पे आपको सोचना है, समझना है, क्योंकि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ ये बातें। यही वो समय था जब भारत में रूढ़िवादी ब्राह्मण समुद्री यात्रा क्या करते थे, हतोत्साहित करते थे कि भाई समुद्र में क्यों जाओगे। चीन में भी यही हाल था। चीन में तो मतलब ये हद हो गया, मैंने भारत ही नहीं था, चीन भी था। चीन में देखिए कंपास का प्रयोग हुआ, मानचित्र का प्रयोग मैंने क्या बोलते हैं कि वहाँ पे खोज हुआ, गोला बारूद सब वहीं पे खोज हुआ, रेशम का वहीं पे सब खोज हुआ। लेकिन इसके बाद भी वो सब पूरा तरीके से अंधविश्वासों में जकड़ा रहा और बोला था देखो जिब्राल्टर सी के पार जाओगे ना, जिब्राल्टर समझ रहे हैं ना, मैंने जिब्राल्टर स्ट्रेट है, खाड़ी है, बिल्कुल ही मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट खाड़ी। ये अगर जिब्राल्टर स्ट्रेट के अगर तुम चले गए कहाँ, पश्चिम में, तो उधर सब क्या रहता है, दैत्य रहता है, ध्यान रखिएगा, राक्षस रहता है भाई, खा जाएगा। तो ये धारणा थी इनका। सब आगे चल के देखेंगे कि जो भी खोज किया गया भारत के द्वारा, चीन के द्वारा, उसका सब मजा मारा यूरोपीय लोगों ने। अब कैसे मारा, ठीक है थोड़ा सा आप लोग रुकिए, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग होते 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 करते करते पूरी तरीके से यूरोपीय लोगों ने हिम्मत दिखाया उस पुनर्जागरण के दौर पे, जो कि अभी शुरू होगा। तो देखिए जब चर्च के द्वारा यूरोप में अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, परंतु 14वीं-15वीं शताब्दी में एक नवीन चेतना का उद्भव होगा जो आगे परिवर्तन को क्या करेगा, संभव बनाएगा, और यही परिवर्तन पुनर्जागरण के नाम से जाना जाएगा। तो यही है, यूरोप के लोग पहले जाग गया, पहले लोग होशियार हो गया, लेकिन और भारत और चाइना में देखेंगे तो उस समय लोग सोया हुआ था, बिल्कुल धर्म का अफीम लेके सोया हुआ था। धर्म से किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो धर्म बोले वही मान लेना है। तो रूढ़िवादिता यहाँ पूरी तरीके से हावी थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम लोग इस्लाम का उद्भव और धर्म युद्ध। इसे आप समझ गए अच्छे तरीके से तो आप चीज़ों को कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि विश्व इतिहास को पढ़ने के लिए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। जो जनरली आपको ठीक है टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ वहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं एक साथ संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस्लाम का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए ये है इधर मेडिटेरियन सी इस समय तक पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, यहाँ पे रोमन साम्राज्य का बंटवारा हो चुका है। भारत है यहाँ पे देखिए 5वीं-6वीं शताब्दी में अगर भारत की बात करेंगे तो इधर ठीक है गुप्त काल यहाँ पे मौजूद था। गुप्त समझ रहे हैं ना, गुप्तों का आगमन यहाँ पे हो चुका था। दक्षिण भारत में देखेंगे उस समय तो लगभग ठीक है जो चालुक्य जो उसकी नींव पड़ती है, धीरे धीरे यही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही होती है। तो उस समय भी देखिए समुद्र मार्ग से, स्थल मार्ग से धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मौर्योत्तर काल से आप देखेंगे तो भारत का और यूरोपीय देशों से व्यापार होना क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड हुआ और उसका बेनिफिट भी भारत को मिला। अब ये जो ट्रेड हो रहा था या तो स्थल मार्ग से या फिर ठीक है जल मार्ग से, देख पा रहे हैं इसी रेड सी से यहाँ पे होता था व्यापार। थोड़ा समझिए, अब इस रेड सी से जब यहाँ पे व्यापार हो रहा है, यहाँ से व्यापार हो रहा है, चाइना ने सिल्क रोड का यहाँ पे डेवलप कर लिया था। अब ये जो आपको अरब पेनिनसुला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेनिनसुला समझते हैं ना, ठीक है, प्रायद्वीप जो 3 क्षेत्रों से जल से घिरा हुआ है, यही है। देखिए पर्शियन एम्पायर है, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेड सी, ठीक है, सॉरी ये पर्शियन गल्फ है, एम्पायर नहीं है, ये तो होगा पर्शियन एम्पायर, सॉरी पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे रेड सी है। और बीच में देखिए यहाँ पे जो भी लोग रहते थे, बिल्कुल क्या है यहाँ पे, मैंने उस समय देखेंगे तो जो भी ये यमन का क्षेत्र है, ओमान का क्षेत्र है, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है, कुवैत है, बिल्कुल उस समय ठीक है मैंने बालू तो बालू रेगिस्तानी इलाका मौजूद था। और इन रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले बहुत सारे जनजातीय लोग यहाँ पे मौजूद थे, छोटी छोटी जनजातियाँ मौजूद थी जो ठीक है ड्राई फ्रूट वगैरह, खजूर वगैरह, पानी को लेके ठीक है बहुत अधिक यहाँ पे युद्ध हुआ करता था। आपस में लोग मरते ठीक है जीते उते रहते थे, और ये लोग भी बहुदेववादी परंपरा से युक्त थे।
बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग अब मानते थे। पत्थर की कहीं कहीं रख के ये लोग पूजा करते थे। तो कुल मिला के मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि ये जो व्यापारिक मार्गों को भी कभी कभी क्या करते थे, परेशान करते थे। यहाँ पे भी आके अटैक कर दिया। आपस में कोई भी यूनिटी का भाव यहाँ पे नहीं है। इधर पर्शियन जो गल्फ है, ये जो बीच का जो एरिया है, कुछ ये यही भाव यहाँ पे चल रहा था। इसी का जो बेनिफिट है बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इसको उठाया गया। इनको लगा कि भाई ये लोग आपस में कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों ना हम क्या करें कि भाई इनको सबको क्या करें, एक छाता के अंदर हम ला दें, अर्थात एक धर्म के अंदर अगर ला देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए यही तो है, एक शासक अगर किसी धर्म को अगर अपना रहा है, हमने देखा था रोमन साम्राज्य के संदर्भ में, एक शासक अगर किसी धर्म को राजकीय धर्म बना रहा है तो लोगों में एक यूनिटी की भावना अपने आप यहाँ पे जग जाती है। यहाँ पे भी किया गया, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा यहाँ पे किया गया, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया। इमेज मैंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है, इमेज अलाउड नहीं है पैगंबर मोहम्मद का, ठीक है, बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, एक नया धर्म इस्लाम का यहाँ पे पूरी तरीके से उदय किया गया। और यहीं पे जो किबला का कॉन्सेप्ट आया, किबला आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यही है किबला अभी जो, ठीक है, मक्का के एरिया वाले पे, आगे चल के मदीना के एरिया वाले पे, ठीक है, माने किबला जो मक्का में है अभी, जो लोग हज की यात्रा के लिए लोग जाते हैं, शुरू हो गया। अब सोचिए सारे पत्थरों के समूह को किसका रूप दे दिएगा, किबला का, और इन्होंने ही इस्लामीकरण का यहाँ पे नाम दिया, इस्लाम। इन्होंने बोला देखो भाई इस्लाम, ठीक है, इस्लाम का मतलब क्या है, समर्पण। और एक सच्चा मुसलमान वही है जो समर्पण की भावना रखता हो, बंधुता की भावना का रखता हो, अर्थात पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक गतिविधियों से इनकी जो विचारधारा युक्त थी। अब ऐसा नहीं था कि इन्होंने जब किया तो बाकी लोगों ने मान लिया। शुरुआत में देखेंगे आप तो जब इस्लाम धर्म का, जब मुस्लिम धर्म का उदय होता है तो बाकी जो अन्य जो जनजातीय लोग हैं, कितने जनजातियों के द्वारा इनका विरोध भी किया जाता है, भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने देखिए धर्म के जो भी ठेकेदार होते हैं ना भाई, उनका धंधा पानी बंद ना हो जाए तो हमेशा ही विरोध करने में लगेंगे। और यही हुआ। मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे, इनकी बहुत रक्षा की, बहुत बार इन पे आक्रमण भी हुआ। और फाइनली जब मक्का में इनका आक्रमण होता रहा तो फिर फाइनली इनको, ठीक है, मक्का को छोड़ना पड़ा। और तब जाके कहाँ चले गए, मदीना चले गए। मक्का और मदीना की जो यात्रा किया, वहीं से देखिए हिजरी सन की यहाँ पे इस्लामिक जो कैलेंडर है, ठीक है, हिजरी सन जिसको बोला गया है, उसकी यहाँ पे शुरुआत हो गई और अभी तक यहाँ पे चल रहा है हिजरी, ठीक है, संवत इसको बोला गया। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे उन्होंने ये कर लिया था। देखिए जब भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी नए धर्म का उदय होता है तो इतना आसान नहीं होता है। और यही जो तीन लोग हैं मैंने बताया था, यहूदी धर्म को लेके, क्रिश्चियनिटी धर्म को लेके और मुस्लिम धर्म को लेके। यहूदी में अब्राहम का नाम इम्पोर्टेंट है, अब्राहम के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, यहूदी में मूसा का भी नाम आएगा। ये लोग सच्चे, समझ रहे हैं ना, पैगंबर माने ईश्वर के सच्चे ये लोग क्या हैं, अनुयायी हैं, या फिर ईश्वर ने इनको साक्षात चुना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में है, ठीक है, यहाँ पे यीशु मसीह का नाम आएगा, ईसा मसीह का नाम आएगा। मुस्लिम में यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आएगा। तीनों में एक चीज़ कॉमन क्या है यहाँ पे, कि तीनों जो लोग हैं मानने वाले किसको, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की यहाँ पे लोग पूजा करने वाले हैं। और तीनों में एक चीज़ और है यहाँ पे, तीनों में नहीं है बेसिकली, आप देखेंगे तो दो ही में है, मूर्ति पूजा का विरोध। चूँकि आगे चल के जब यही जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म जब ईसाई क्या बोलते हैं, जब रोमन साम्राज्य में फैलेगा, यूरोप में फैलेगा, तो वहाँ पे उनका एक मूर्त रूप दे दिया गया। मूर्ति वगैरह का कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत पहले से था। रोमन साम्राज्य में बहुदेववाद का प्रचलन था ऑलरेडी, वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे देवताओं की, ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी। तो इनको भी मूर्ति पूजा का रूप यहाँ पे दे दिया गया। लेकिन ये कहीं बच गया कौन, यहाँ पे यहूदी जो वर्तमान में पारसी जो लोग हैं और मुस्लिम है, इन्होंने साक्षात मूर्ति पूजा का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ईश्वर एकदम क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, हम उसको किसी भी आकार में फिट नहीं कर सकते हैं। और मुस्लिम धर्म तो आगे यहाँ तक निकल गया कि इन दोनों को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई हम इनको दोनों नहीं मानते हैं, यहूदी और क्रिश्चियनिटी को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि
पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो शिक्षाएँ दी गई, अंतिम सत्य वही है। इन दोनों ने क्या बोला हम नहीं जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने जो शिक्षाएँ दी वही अंतिम सत्य है और इसी को हम मानेंगे। अगर जो इनकी शिक्षाओं से मेल नहीं खाता वो असत्य है, सीधी-सी बात है इनकी। तो यही कारण है देखिए, ठीक है, वर्तमान में भी जो कॉन्सेप्ट है यहूदी और मुस्लिमों के बीच, खासकर इज़राइल को ले लीजिए, यही है करंट अफ़ेयर का पार्ट। इज़राइल में समस्या क्या है? धार्मिक समस्या सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, यहूदी और मुस्लिमों के बीच आए दिन, ठीक है, कितनी अधिक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो ये जब इतिहास आप पढ़ लेंगे, इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, तो कोई भी करंट अफ़ेयर हो, किसी भी पे निबंध हो, ठीक है, कोई आर्टिकल आ रहा है, डज़न्ट मैटर, आप उसको हैंडल करने की स्थिति में हैं, बशर्ते कि अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, एक-एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे करते चल रहा हूँ। तो अब यहीं से क्या होगा, इस्लाम का यहाँ पे शुरू हो गया, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की यहाँ पे इनकी, ठीक है, मृत्यु के बाद, मृत्यु थोड़ा-सा गलत है, ठीक है, बड़े-बड़े लोग हैं तो जैसे बौद्ध धर्म होता है कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो ये भी ठीक है, जब इनको साक्षात अपने दर्शन, ठीक है, अल्लाह के इनको जब दर्शन हो गए, जब यहाँ से, ठीक है, निकल गए, तो इनके पद को, ठीक है, खलीफा के पद का नाम दे दिया गया। खलीफा, समझ रहे हैं ना, खलीफा, मुस्लिमों का यहाँ पे धर्म गुरु। यही खलीफा का पद है। जब आगे पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, तो दुनिया में, खासकर भारत में, एक ऐसी घटना घटी जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ लाए, और उनको लाने वाले और कोई नहीं थे बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया, जो कि उस समय असहयोग आंदोलन को, ठीक है, खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया गया। बिल्कुल ये मिक्स है, लेकिन खलीफा का पद आगे चल के ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो खलीफा हुए उस समय 4-4 खलीफा हुए, यही खलीफाओं ने एक बहुत बड़े एम्पायर की क्या की, यहाँ पे स्थापना की। इसी में देखेंगे हम लोग ससानी एम्पायर आएगा। ससानी एम्पायर का बाइजेंटाइन माने पूर्वी यूरोप साम्राज्य से काफ़ी कन्फ्लिक्ट होगा, युद्ध होगा, और अंततः ये लोग कामयाब हो जाएंगे। जब धर्म युद्ध हो जाएगा, अभी हम लोग धर्म युद्ध को भी देखेंगे, यहाँ पे इजराइल और सीरिया को लेके जो भी धर्म युद्ध होगा, फिर इनका धीरे 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 लगभग 15वीं शताब्दी तक आते आते इन मुस्लिमों का उस पूर्वी रोमन साम्राज्य के भाग पे, अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य पे, माने कस्तूनतनिया वाला जो इलाके पे, पूरी तरीके से इनका ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये खलीफा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में, ठीक है, फिर वही अली का भी नाम आएगा, मोहम्मद अली का नाम आएगा, उनके पुत्र का नाम आएगा, मुहर्रम जैसे जो चीज़ें हैं उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शिया सुन्नियों में चलने लगेगा। और आज वर्तमान में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, मतलब हर, देखिए, रिलीजन में जाति व्यवस्था, और भारत में तो यह हाल हुआ। भारत में देखिए, ब्राह्मणीय धर्म व्यवस्था के तहत जाति व्यवस्था तो मौजूद है, आज भी मौजूद है, लेकिन देखिए मुस्लिम भी इससे बच नहीं पाए, ठीक है। मुस्लिमों का भी जब आगमन जब देखेंगे आप लोग, तो 7वीं 8वीं शताब्दी में जब आगमन होगा, केरला के तट पे ये लोग व्यापार करने आएँगे, धीरे-धीरे, ठीक है। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, जो भी आएगा, भारत में भी मुस्लिमों में एक जाति प्रथा का आपको प्रचलन दिखाई देगा। इनको लगा कि भाई भारत के हम लोग जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे, और ये नहीं कि भाई आए तो उल्टा इन पे ही क्या हो गया, जातिवादी जैसे इनको भी लगा कि कोई श्रेष्ठ है, कोई मुसलमान श्रेष्ठ है, कोई उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो देखिए, भारत यही है, ठीक है, कि आप समझ पा रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं नीचे। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, यही जो इलाका है, यहीं पे है, मिल जाएगा आपको रेड सी के जस्ट किनारे मक्का, इधर आपको मिल जाएगा मदीना, मिल जाएगा। ये हमारा, ठीक है, प्यारा भारत। ये हो जाएगा अफ्रीका। तो यही है, देखिए यहाँ पे किबला का कॉन्सेप्ट है, वही है यहाँ पे किबला। वही जो जनजाति लोग अपना पत्थर फेंक फेंक के करते थे ना, बहुत सारे जनजाति, सबको इकट्ठा करके एक यहाँ पे किबला का रूप यहाँ पे दे दिया गया। तो यही है, ठीक है, हज की यात्रा, जिसे एक सच्चा मुसलमान के लिए ज़रूरी माना जाता है। खैर, 7वीं सदी में देखिए, थोड़ा देख लीजिए, अब यहाँ पे इस क्षेत्र में इस्लाम का उदय हो गया। 7वीं क्षेत्र में यहाँ पे अरब लिख लीजिएगा, अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव हुआ। इसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म, इन सभी धर्म के बीच एक प्रकार की निरंतरता थी, क्योंकि यह तीनों एकेश्वरवाद से जुड़े हुए थे तथा तीनों का आधार कोई न कोई क्या था, ग्रंथ था। फिर पैगंबर मोहम्मद ने अब्राहम, माने जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, पहले पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, कौन थे, अब्राहम थे। दूसरे पैगंबर यहाँ पे ईसा मसीह, और तीसरा पैगंबर यहाँ पे मोहम्मद हुए।
पैगंबर मतलब क्या होता है? मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर का, ठीक है, यहाँ पे डाकिया मान लीजिए, ठीक है। परंतु इस्लाम धर्म इन दोनों बातों से अलग हो गया। इसने यह दावा किया कि मुहम्मद अंतिम पैगंबर है तथा उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ही सबसे प्रामाणिक विचार है, अर्थात जिसका भी विचार उनसे मेल नहीं खाता वह विचार असत्य है। अरब क्षेत्र एक मरुस्थलीय क्षेत्र जो कृषि की दृष्टि से अपेक्षित रूप से विकसित नहीं था, परंतु लाल सागर और अरब सागर के बगल में होने के कारण वहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। उस क्षेत्र में देखिए जनजातीय लोग निवास करते थे और यही जनजातीय लोग क्या कहलाते थे? बेदुइन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ देगा। बेदुइन, बेदुइन कहलाते थे। ऊँट पालते थे, हथियार बंद होकर चलते थे, आपस में उनका कन्फ्लिक्ट मतलब होते रहता था। इसके कारण व्यापार भी, जो भी स्थल मार्ग जल मार्ग से किया जाता था, व्यापार भी प्रभावित होता था। अतः पैगंबर मोहम्मद के द्वारा एक नए धार्मिक पंथ चलाए जाने का एक उद्देश्य था कि विभिन्न जनजातियों को इस्लाम के माध्यम से बांधना तथा उन्हें एक सामूहिक क्या करना, पहचान देना, कि भाई सब कोई अपने पहचान को भुला के एक ऐसे पहचान को इंडिकेट करे जिससे कि उनमें यहाँ पे एकता का भाव जगे। इस्लाम का अर्थ होता है समर्पण तथा मुसलमान का अर्थ होता है जिसने समर्पित कर दिया हो। और इस्लाम ने बहुत आरंभ में कुछ प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी क्या कर लिया था, अपना लिया था। उदाहरण के लिए मुस्लिम माने मिल्लत, इसको बोलते हैं बंधुता, बंधुता की अवधारणा थी। इस कारण इस्लाम का तेजी से प्रगति हुई तथा वह एक विश्व धर्म बन गया। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का और मदीना को देखिए आधार बनाकर इस्लाम राज्य की स्थापना की थी तथा आगे खलीफाओं के अधीन एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। अब इतना बड़ा साम्राज्य का रूप ले लिया कि पूरा अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, भारत तक, ठीक है, ये आके एक्सपेंड करने लगा। तो देख पा रहे हैं उस समय का जो एरिया है, फिर वह मध्य एशिया तथा भारत की ओर यहाँ पे तेजी से बढ़ा। तो देख पा रहे हैं भारत में भी अभी इसको इंडिकेट कर लीजिए। और यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये पुर्तगाल, ये पूरा एरिया, ठीक है, उस समय यहाँ पे कवर करने लगा। तो ये रहा मक्का और ये रहा मदीना। ये खलीफाओं के द्वारा जो भी खलीफा हुए, ठीक है, एक्सपेंड होने लगा। और आगे चल के जब शिया सुन्नी में बट गए तो फिर इनमें भी कंट्रोवर्सी होने लगी, जैसे कि ईरान है यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरब है यहाँ पे, इराक है। देखेंगे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी का कारण भी बनता है शिया सुन्नी को लेके। एक तरफ से देखा जाए तो 8वीं से 9वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक इस्लाम ने ग्लोबल व्यवस्था कायम कर ली। यह व्यवस्था तब भंग हुई, अब देखिए बिल्कुल मोनोपोली चल रहा था जब से ही खलीफाओं का साम्राज्य विस्तारीकरण इस्लाम धर्म में शुरू हुआ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिएंगे लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में जब मंगोलों का जब आक्रमण होगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिम धर्म को पूरी तरीके से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन यही था, आगे चल के यहाँ पे तैमूर लंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तैमूर लंग ने फिर से, ठीक है, मुस्लिम धर्म को पुनर्जीवित करने का कोई मैंने नहीं बताया, मैंने कोई कसक नहीं छोड़ा। लुटेरा के रूप में भारत के संदर्भ में जाना जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है एक। मंगोलों के आक्रमण से बार बार भारत बचता रहा। भारत की भौगोलिक स्थिति, हिमालय बहुत साथ दिया भारत का, इसीलिए हिमालय को भारत का बाप का दर्जा दिया जाता है। चाहते तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ योग्य शासक भी हुए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से ही कुछ योग्य शासक हुए, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम है, जिसे एक पागल शासक बोला जाता है। तो आगे आप देखेंगे, ठीक है, अभी आप सुन लीजिए, अभी आप सुन लेंगे तो चीज़ों को उस समय आपको रिलेट, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। कुल मिला के देखिए उस समय यहाँ पे इस्लामीकरण जब यहाँ पे होने लगा, 3-3 कॉन्टिनेंटल में जब इस्लाम फैलते चला गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, सोचिए। लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट होती है, कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे इसको, एक घटना बोलेंगे। धर्म युद्ध का जो एरिया है, सीरिया का जो एरिया है, आर्थिक क्षेत्र को लेके है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है जिससे कि, ठीक है, इस मोनोपोली को धक्का पहुँचता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के द्वारा आप देखिए जो लोग हैं यहाँ पे अभी तक, जैसे कि देखिए ईसाई जो धर्म था बिल्कुल एक बंद, यूरोप तक यहाँ पे सीमित हो गया था, लेकिन अब यहाँ पोप भी समर्थन करने लगा। पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक रास्तों की जब खोज की जाने लगी, क्योंकि जाने लगे भी धर्म युद्ध में, सब आपको बताऊंगा। जब की जाने लगी तो मोनोपोली, ठीक है, इस्लामीकरण का टूटने लगा। भारत का यहाँ पे व्यापारिक मार्गों के लिए रास्ता का खोज हो गया। अमेरिका की खोज एक, ठीक है, मतलब
अमेरिका की कोई खोज नहीं है। मन रियल बात नहीं बोले तो वैसा कोई था ही नहीं कि भाई हम अमेरिका की खोज करने चलते हैं। अमेरिका की खोज एक अकस्मात घटना है, ठीक है? अभी सब मैं प्रूव करूँगा। तो जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो देखेंगे जब भारत में वास्को डी गामा आएगा पश्चिमी तटों पे तो और रेडी यहाँ पे ये जो मोपला जो लोग थे यहाँ पे मोपला ठीक है जो मुस्लिम लोग थे इसका विरोध भी करते हैं कि भाई फिर एक क्रिश्चियनिटी धर्म कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। लेकिन खैर ठीक है, अब इतिहास की धारा को कोई नहीं रोक सकता है। अब यहीं से शुरू हो गया गोवा के क्षेत्रों में, केरला के क्षेत्रों में, कर्नाटक के क्षेत्रों में, जितना भी तटवर्ती इलाका देखिएगा बहुत अधिक कन्वर्जन हुआ। भारत में भी मुस्लिम आए तो बहुत अधिक मुस्लिमों को क्या किया, सॉरी बहुत अधिक मतलब उस समय के जो स्थानीय लोग थे उनका धर्मांतरण कराया गया। मुस्लिम भी आए, ठीक है, तो मैंने कराया गया। क्रिश्चियनिटी भी आए तो भारतीयों का पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक है ईसाईकरण किया गया। अब यही है वर्तमान में देखिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। कोई मुसलमान ठीक है रियल रूप में है भाई वो कन्वर्टेड है, सोचिए आप खुद। कोई भी अगर ईसाई धर्म को मानने वाला अगर व्यक्ति है तो क्या रियल रूप से भाई वो है या फिर वो कन्वर्टेड है? इसमें जनरली आपको इनकी संख्या अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वही है धर्म है भाई, एक बार धर्म से जुड़ गए तो फिर जी जान लगा के उसको मानेंगे, जानेंगे। खैर आप लोग समझिएगा इसे, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने क्रमशः नई दुनिया तथा पूर्व की ओर एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज कर ली। अब यही है व्यापारिक मार्ग देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कोलंबस है, वास्को डी गामा है, ठीक है। तो कोलंबस मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, स्पेन का, लेकिन मूल रूप से वो स्पेन का नहीं था, वो था इटली का। लेकिन काफ़ी हिम्मतवर यहाँ पे व्यक्ति था। कंपास वगैरह की चाइना में ऑलरेडी खोज हो चुकी थी। दिशा सूचक यंत्र जिसे बोला गया, मैप का यहाँ पे लगभग लगभग बनना शुरू हो गया था। पुर्तगाल के शासक के पास गया कि भाई मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, भाई आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। पुर्तगाल का शासक उसे सपोर्ट नहीं करता है। स्पेन का जो शासक है, ठीक है, उसमें राजकुमार फर्डिनेंड होता है, वो उसे सपोर्ट करता है और निकलता है वो भारत की खोज करने के लिए। उन्हें ऐसा माना कि एक बार निकला तो उस समय तक ये अवधारणा आ चुकी थी कि पृथ्वी गोल है। अगर हम घूमते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इतना पता था कि भाई यूरोप के पूरब में क्या है, भारत है। इसका मतलब कि घूमेंगे तो कहीं न कहीं हमें मिल ही जाएगा। चला गया इधर आके, ठीक है, और आके यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ यहाँ पे आ गया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ आ गया, अर्थात लैटिन अमेरिका जिसको बोला गया, उसी ठीक है कोलंबस के नाम से, चूँकि कोलंबस लैटिन भाषा जानता था। जब ये वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्रों में यहाँ पे आया, तो इन क्षेत्रों को ठीक है उसको लगा कि भाई मैंने इंडिया का खोज कर दिया है। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेड इंडियंस उसने क्या कर दिया, बोल दिया रेड इंडियंस, ठीक है, गेहुए कलर के यहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट है। और जो भी लैटिन अमेरिका आप बोलते हैं, इधर है वेनेजुएला, जो भी है सीमावर्ती जो इलाका है, ठीक है, ये सब लैटिन अमेरिका का देश यहाँ पे हो गया। स्पेन का ये बहुत बड़ा उपनिवेश बनते चला गया। आगे आप सब चीज़ों को समझेंगे। जब 8वीं-9वीं सदी के पश्चात इस्लाम अपना चारों ओर प्रसार कर रहा था, उस समय यूरोपीय देशों ने आपस में गठबंधन बनाकर इस्लामी शक्ति का सामना किया, जिसे धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड के नाम से जाना गया। अब क्या है धर्म युद्ध और क्रूसेड, ठीक है, मैंने धर्म युद्ध को क्या बोला गया, क्रूसेड बोला गया। आप यहाँ पे जानने का प्रयास कीजिए। देखिए धर्म युद्ध, ये धर्म माने जो चीज़ है ना, मैंने कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने अपना खून ना बहाया हो, और ये वही हो रहा है। ये क्रूसेड यूरोप में नॉन स्टॉप, ठीक है, यूरोप और माने जो पश्चिम एशिया में नॉन स्टॉप चलने वाला युद्ध, बहुत ही लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, आप अभी इसमें समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए। ये है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो इलाका है ये रोम का इलाका है, ठीक है, रोम का इलाका है, इटली का इलाका है। और इधर देखिए यहाँ पे किसका इलाका है, ये मुस्लिमों का क्या इलाका है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इसको। एक सेकंड, ठीक है, मैं आपको मैप में शेयर करता हूँ। देख पा रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी हो जाएगा ये वाला इलाका, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेड सी हो जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पे मुस्लिम, ठीक है, धर्म का यहाँ पे उदय हो गया, इस्लामीकरण हो गया, तो बहुत बड़ा एम्पायर इधर क्या हो गया, बनने लगा। और इधर कौन है यहाँ पे, तो इधर है
पवित्र रोमन साम्राज्य की अवधारणा यहाँ पे मौजूद है पूरी तरीके से। अब करे तो क्या करे, देखिए यहाँ पे जब साम्राज्य का उदय हो गया यहाँ पे, तो आगे चल के, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये बचता नहीं है। आगे चल के इनके प्रभाव में आके तुर्की वाले जो लोग हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य के जो अंडर कंट्रोल में जो रहने वाले लोग थे, ये भी, ठीक है, इस्लामीकरण को यहाँ पे कन्वर्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यूरोप वालों के साथ क्या समस्या है देखिए, कि इधर से लोग आ नहीं सकते थे, इधर से लोग आता अगर, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो मुस्लिम लोग हैं, वे उन यूरोपीय लोगों को, जो कि क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले हैं, वे पकड़कर इनका क्या कर देते थे, धर्मांतरण कर देते थे। सोचिए, पकड़कर इनका धर्मांतरण कर देते थे। आ नहीं सकते थे व्यापार करने के लिए। इसमें देखेंगे कि रोम वगैरह, आप ठीक है, इन जो मुस्लिमों से व्यापार करता था, लेकिन अब खुद सोचिए कि ये जो मुस्लिम थे भारत से व्यापार करते थे, केरला के तटों पे अच्छा खासा इनका व्यापार होता था, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से इनका अच्छा खासा व्यापार होता था। यहाँ से वस्तु खरीद के ले गए। भारत में बिल्कुल ही इनकी मोनोपोली चलती थी कि जितना पैसा दे दिए भाई, भारत के लोग दे देते थे। अब यहाँ पे ये लोग वस्तु क्या कर रहे हैं, मैंने बीच में ये लोग मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। सोचिए, बीच में यहाँ पे मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं और आ रहे हैं यूरोप वाले इनसे खरीदने, तो भाई उनसे, ठीक है, मतलब मनमाना दाम वसूल रहे हैं। व्यापार करने आ रहे हैं तो भाई उनका धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मैंने उनको पकड़कर जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा, व्यापार करने आ रहा है तो भाई कर दिया जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में खुद सोचिए कि कोई अपने धर्म को बचाएगा या फिर क्या करेगा। ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था। ये जो बैठा हुआ है यहाँ पे रोम में, जो पोप बैठा हुआ है, काफ़ी परेशान है कि भाई हो क्या रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा धर्म पूरे विश्व में फैले, सब लोग अपनाएं, और यहाँ पे इस्लामीकरण हम पे हावी है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे यही है, ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। और ये भी एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध का यहाँ पे कारण यहाँ पे बन गया। तो अब समझिए, ठीक है, ये जो सीरिया है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है सीरिया, और यहाँ पे इजराइल का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये विश्व का एक ऐसा जगह है जहाँ चार चार धर्मों का पूरी तरीके से क्या है, जन्म हुआ है। जरथुस्ट्र हो गया, यहूदी हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, और यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं का कारण बन गया, खासकर इजराइल को लेके और इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके, ट्रेड को लेके बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते चला गया। अब लगा भाई यूरोप वासियों को, भाई अब जब तक हम लड़ेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा। यूरोप वासियों में समस्या थी यहाँ पे, आप देखेंगे कि यूरोप वासी में जो वहाँ का व्यापारिक वर्ग था, जो शासक वर्ग था, सोचिए, अब व्यापारी कमाएगा तभी शासक को क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। अब शासक उस पर लगाया जाएगा, फिर वो व्यापारिक और कभी कर पाएगा। चर्च ने इसमें बड़ा शानदार रोल निभाया कि जो व्यापारिक वर्ग है, जो शासक वर्ग, जो उस समय सामंतीकरण की प्रक्रिया से जो लोग युक्त थे, उनको मिलाने का प्रयास किया गया कि भाई आपस में तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, हमारा असली दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है, इधर पूरब में बैठा हुआ है, यहाँ पे जाके करो। शुरू हो गया सब व्यापारी वर्ग भी, और संबंध का जो भी बहुत बड़ा जो वर्ग था, उसको लगा कि भाई बात तो सही बोल रहा है, भाई चर्च व्यवस्था बोल रहा है, हमारा पोप बोल रहा है। आ गया लोग अपना अपना घोड़ा लेके इधर युद्ध करने के लिए। तो देखिए व्यापारिक मार्ग को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देंगे। यहाँ से देखिए सब ये सम्मति लोग आए हैं, सम्मत लोग, कितने लोग यहाँ पे जेरूसलम में आए हुए हैं, वहीं जो अभी वर्तमान में इसको लेके काफ़ी, ठीक है, कंट्रोवर्सी है। इजराइल बोलेगा जेरूसलम हमारा है, पैलेस्टीन बोलेगा जेरूसलम हमारा है, ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं लोग, मैंने देखिए दो जगह आ रहे हैं यूरोप के लोग, यहाँ पे जो लोग जगह आ रहे हैं, या तो यहाँ पे सीरिया का क्षेत्र जो है, यहाँ पे जेरूसलम का क्षेत्र है, या तो फिर इधर सीरियाई क्षेत्रों में आ रहे हैं। देखिए कितना लंबा चला, 1096 से शुरू हुआ और 1204 ईस्वी तक, मोटे तौर पर अगर देखेंगे 100 साल से अधिक चलने वाला युद्ध है। देखिए सब 3-3 क्रूसेड मैंने युद्ध यहाँ पे लड़ा गया, 3-3। चौथा जो क्रूसेड युद्ध होता है बहुत निर्णायक मोड़ लेता है, और इसमें पूरी तरीके से जो यूरोपीय व्यवस्था थी, मैंने कह सकते हैं कि इस्लामीकरण से ईसाईकरण हार गया। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और यकीन मानिए भले इतने लोग मारे गए, ख़त्म हुए, ये टर्निंग पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट था जिससे यूरोप में पुनर्जागरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अब कैसे किया, थोड़ा यहाँ पे समझिए। बताया जाता है कि 1095 से लेकर 1291 के बीच लगभग, देखिए यहाँ पे 1204 है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइमलाइन देखने के लिए मिल जाएगा।
1095 से 1291 के बीच इस्लामी शक्ति एवं यूरोपीय शक्तियों के बीच 3 प्रमुख धर्म युद्ध हुए। यह धर्म युद्ध पूर्व में जेरूसलम तथा सीरिया पर कब्जा करने के लिए हुआ था। रोम के पोप अर्बन द्वितीय ने धर्म युद्ध का नारा दिया तथा सम्राट अलेक्सस प्रथम ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। इस धर्म युद्ध के 2 प्रमुख कारण थे। पहला क्या था कि इस्लामी प्रसार के विरुद्ध प्रतिक्रिया, कि भाई इस्लाम एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, भाई अगर इसका हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो भाई ये ठीक है, मतलब ये जो ईसाईकरण है इसका भी इस्लामीकरण हो जाएगा। दूसरा, इस काल में एक लंबे संघर्ष के बाद शासक वर्ग एवं व्यापारी वर्ग के बीच परस्पर सहयोग प्राप्त हुआ। जैसे मैंने बताया था, यूरोप में सामंती व्यवस्था और वहाँ के जो लोग व्यापारी थे, दोनों में कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो वही लगा कि नहीं, हमें साथ रह के काम करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर ये अलग अलग होते तो क्या सोचिए, युद्ध करने के लिए आते ही नहीं। इसीलिए धर्म युद्ध का एक उद्देश्य आंतरिक संघर्ष को बाहर की तरफ मोड़ देना। आज होता है ना, देखिएगा जब भी इलेक्शन का समय आएगा, ये कांड वो काम, यहाँ बमबारी वहाँ गोलाबारी। तो भारत में जो भी मौजूद समस्याएं हैं, जनता मूल मुद्दा अपना भटक के नेशनलिज्म का जो भावना है, राष्ट्रवाद का जो भावना है, हावी हो जाएगा। सबका दुश्मन एक हो जाएगा और कोई न कोई यहाँ पार्टी जीत जाएगी। ये चलता आया है, ठीक है, और चलेगा भी। अनुमान यह किया जाता था कि बाहरी संघर्ष के कारण आपसी वैमनस्यता यहाँ पे कम हो जाएगी, माने इंसान के बीच, मानव के बीच वैमनस्यता कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ शब्दावलियों को देख लीजिए, क्लास लास्ट मोड पे है। मध्यकाल तथा यूरोप में विभिन्न सामाजिक वर्ग। पहला है कुलीन वर्ग। यह एक शक्तिशाली वर्ग था, सामंत भी इसी श्रेणी से थे। यह एक भूमिदारी वर्ग था तथा इसके पास अपार भूमि संपदा होती थी। इसके अपने विशेष अधिकार होते थे तथा कुलीनों में अपने पारिवारिक श्रेष्ठता की भावना होती थी। यही एक कुलीन वर्ग और कोई नहीं, आगे चल के यही आएगा। इसको क्या बोला गया, सामंत वर्ग। अब सामंतों की कोई एक कैटेगरी यहाँ पे नहीं थी। कोई सामंत बहुत बड़े भूभाग का मालिक है, कोई सामंत छोटे भूभाग का मालिक है। तो इनमें ठीक है ना, इसमें भी क्या है, लेयर सिस्टम है, लेयर सिस्टम, ठीक है। एक पिरामिड नुमा जो संरचना आपको दिखाई देगी, ठीक है। नाम तो एक ही है, लेकिन कोई बहुत अधिक सक्षम है, कोई बहुत अधिक यहाँ पे उतना सक्षम नहीं है। दूसरा है पादरी वर्ग। यह भी एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। इसके पास भी भूमि संपदा होती थी। फिर जिस प्रकार कुलीन किसानों से कर लेते थे, उसी प्रकार पादरी भी लोगों पर धार्मिक कर लगाते थे, ठीक है। तो ये था कौन सा वर्ग, पादरी वर्ग। और तीसरा है यहाँ पे निम्न वर्ग। इस वर्ग में किसान, शिल्पी अथवा कारीगर अथवा श्रमिक आते थे। सोचिए, शिल्पी, कारीगर, श्रमिक सब है। इन्हें कर के साथ साथ बेगार भी देना पड़ता था। आगे होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक नए वर्ग के रूप में मध्य वर्ग स्थापित होगा और फिर यह वर्ग आगे परिवर्तनों का यहाँ पे रास्ता तैयार करेगा। क्योंकि देखिए, मैंने बताया था आपको, सिलेबस जब मैंने आप लोग कंप्लीट कराया था, कि पूरा इतिहास में जो आर्थिक फैक्टर है, वही आर्थिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जब ये आर्थिक फैक्टर किसी भी वर्ग समूह में आएगा, तो उसमें वर्गीय संरचना का बदलाव होगा और उस वर्गीय संरचना के बदलाव होने से एक नवीन वर्ग का जन्म होगा। और एक जब नवीन वर्ग का जन्म होगा, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग विचारधाराओं को फैलाएगा, अपने अकॉर्डिंग वो समाज को बनाएगा और फिर उस समाज को बनाने के क्रम में उसके पास राजनीतिक शक्ति भी आ जाएगी और फिर वो राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति का रूप ले लेगा। तो ऐसे घूमते रहता है। देखिए, साइक्लिक प्रक्रिया है। कई जगह लगेगा कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति सामाजिक शक्ति है, घूमेगा। लेकिन इन सब के पीछे हमने शुरुआत में चेंज क्या देखा, तो था आर्थिक कारण। इसीलिए ठीक है, इसको आप समझिए सिलेबस में, ठीक है। मैंने आपको दूसरे ही क्लास में, दूसरा लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया हुआ था। उसका बार बार आने वाले दिनों में अप्लाई करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, इतना हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत ही डीपली देखिए हम लोग, ठीक है, डायमेंशन और इसकी जो डेप्थ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेक्चर की लंबाई अधिक होगी, लेकिन यकीन मानिए आजीवन ये आपको काम देने वाला है। आजीवन आप करेंट अफेयर पढ़िए, किसी विषय को पढ़िए, हमेशा ही इसका कहीं न कहीं आपको बैकग्राउंड हो गया, इससे रिलेटेड आर्टिकल हो गया, सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी से आप देखिए, जी जान लगा दीजिए। तैयारी एक बार होती है और अच्छे से कीजिए, ठीक है, अच्छे से कीजिए। आंसर राइटिंग का आने वाले दिनों में प्रैक्टिस भी कराऊँगा, क्योंकि अभी ठीक है, धीरे धीरे आपके पास शब्दावली आ रही है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बन रहा है। जब धीरे धीरे आपके पास, ठीक है, सारा चीज़ धीरे धीरे आने लगेगा,
तो फिर टॉपिक वाइज जितना भी पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी में हो गया, स्टेट पीसीएस में हो गया, उन सारे ही प्रश्नों को मैं फिर, ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊँगा, फ्रेमिंग करवाऊँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि उसका आइडियल उत्तर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो पूरा देखिए एंड शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।